बूढ़े पिता की औकात। नमस्कार दोस्तों, सान्या वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े पिता की औकात। होटल में खाने की मेज पर सब आकर बैठ गए थे और सुनील अपने ससुर जी को बैठने के लिए कह रहा था। बैठिए ना पापा जी, आप यहाँ बैठिए। तभी उसने देखा कि उस चेयर पर उसके पिता बैठने जा रहे हैं। वो तेज आवाज में गुस्से में बोला, अरे पापा, क्या कर रहे हैं आप? हमारे साथ यहाँ कहाँ बैठ गए? और आपसे किसने कहा यहाँ बैठने के लिए? आपको दिख नहीं रहा कि बस 4 लोगों के लिए ही चेयर है? आप अगर यहाँ बैठेंगे तो मेरे सास ससुर कहाँ बैठेंगे? जाकर कोई कोना ढूंढ लीजिए, जाइए यहाँ से। सुनील ने अपने उम्रदराज बुजुर्ग पिता का हाथ जोर से खींचकर कुर्सी से उठाते हुए कहा, जिससे कमल जी सबके सामने बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। किसी तरह हिम्मत कर उसके पिता कमल जी बोले, बेटा, तुमने ही तो कहा था आज तुम्हारी शादी के सालगिरह है, तो सब बाहर चलकर खाना खाएंगे और तुम ही तो साथ लेकर आए हो। मैं जिद करके तो नहीं आया, लेकिन अब तुम मुझे लाकर यहाँ मेरा अपमान क्यों कर रही हो? सुनील कमल जी को आंखें दिखाकर दबे हुए आवाज में बोला, बंद कीजिए अपनी यह बकवास। मैं लाया जरूर था, लेकिन आपने से मैंने सबके सामने बैठने को नहीं कहा था, समझे आप? और वैसे भी खुद को जरा शीशे में जाकर देखिए, आपकी औकात है क्या मेरे सास ससुर के सामने बैठने की? आप कहाँ गवार, अनपढ़, उठने बैठने खाने की तमीज़ नहीं। अब वो पढ़े लिखे रईस घर के, अगर आप साथ में इन सब के बैठेंगे तो वो बेचारे ठीक से खाना भी नहीं खा पाएंगे। उसके घर में तो आपके जैसे नौकर भी नहीं रहते, आपके साथ में खाना तो दूर की बात है। अब यह पकड़िए अपनी पोती को, और जब तक हम खाना नहीं खा लेते तब तक इसे संभालिए। कमल जी हैरान होकर बोले, अच्छा बेटा, तुम मुझे अपने बेटे की आया बनाकर लाए हो? यह तुम्हारी हिम्मत की दाग देनी होगी। सुनील अपनी छल भरी कुटिल मुस्कान के साथ बोला, अच्छा तो आप समझ गए। तो आपको क्या लगता है कि मैं आपको यहाँ पार्टी देने के लिए लाया हूँ? कुछ सोच समझ कर बोला कीजिए, शक्ल देखी है क्या आपने अपनी? कमल जी बोले, बेटा ऐसा मत कहो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। प्लीज़ तुम मुझे कुछ यहीं लाकर दी तो मैं कोने में यही कुर्सी पे बैठकर खा लूँगा। लेकिन सुनील ने अपने बूढ़े पिता की एक नहीं सुनी और उन्हें भूख से बिलखते छोड़कर वापस खाने के टेबल पे चला गया और चुपचाप जाकर अपने सास ससुर और पत्नी के साथ बैठकर खाना खाने लगा। आज वही बेटा उनकी भूख का मजाक बनाकर चला गया था, जिस बेटे का पेट भरने के लिए कमल जी ने न जाने कितनी ही रातें भूखी पेट गुजार दी थी, जाने कितनी मेहनत की और खुद भूखे रह कर सबको उसको खिलाया। आज उसी बेटे को अपने सास ससुर और अपनी अमीरी का चकाचौक में अपने इस बूढ़े भूखे पिता की तरफ नहीं दिख रही थी। कमल जी पोती को खिलाने लगे थे, लेकिन सुबह से कुछ न खाने के कारण अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहू ने सुबह से कुछ ही नहीं बनाया था। यह कहकर के, बाबूजी, हम खाना बनाकर मैं क्या करूं? ये खाना के लिए तो हम बाहर जाना है। आज आप होटल में ही लजीज खाना खाइएगा। कमल जी वहाँ मौजूद खाना खाते हुए सभी लोगों को एकटक उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे। भूख से आत्मा बिलबिला रहे थे और आंसू नहीं रुक रहे थे कि तभी एक वेटर आकर बोला, क्या हुआ बाबूजी, किसके साथ आए हैं? मगर कमल जी कुछ नहीं बोले और वह नजर झुकाए पोते को खिलाते रहे। उनकी आंखों से आंसू तैर गए, जिन्हें देखकर वेटर बोला, बाबूजी, भूख लगी है ना आपको? चलिए आइए मेरे साथ, मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। उस दयावान वेटर ने अपने मालिक से छिपाकर एक प्लेट खाना कमल जी को पकड़ा दिया और कहा, बाबूजी, आप जल्दी से खा लीजिए वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। पहले तो कमल जी उसको देखती रहे, लेकिन फिर खुद को रोक न सके। सुबह से भूखे कमल जी कुछ ही पल में उस प्लेट में खाना चिटक गए और तब कहीं जाकर उनकी आत्मा को शांति मिली थी कि तभी होटल का मालिक वहां आग दमका और उसका गिरबान पकड़ कर बोला, बूढ़े, तुझे शर्म नहीं आती यहाँ चोरी करते हुए? कमल जी हाथ जोड़ कर बोले, बेटा,
माफ़ कर दो, बड़ी भूख लगी थी, सुबह से भूखा था। मालिक मुस्कुरा कर बोला, ए बुढ़े, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो बिना पैसे खाना खाकर निकल जाएगा, समझा? तो अब चल इसके पैसे निकाल। कमल जी बोले, रुको बेटा, मैं तुम्हारे खाने के पैसे अभी दिलवा दूंगा। वो देखो मेरा बेटा वहाँ अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा है, उसे लेकर आता हूँ। कमल जी जैसे ही बेटे के पास पैसे लेने पहुँचे तो सुनील सबके सामने उन्हें धक्का देते हुए बोला, मैं इसको नहीं जानता साहब, यह तो भिखारी लगता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मेरे गले मत डालो इसको। बेटे की बात सुनकर कमल जी की आंखों में आंसू आ गए। वो उम्मीद भरी आंखों से बेटे को देखते रह रहे थे, लेकिन बेटा अपने बच्चों को उठाकर सास ससुर और बीबी के साथ कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। कमल जी डरे समय उस होटल के मालिक के सामने अकेले खड़े रह गए। उस होटल का मालिक तुरंत बोला, इस बुढ़े ने जो खाना खाया है उसके हर्जाने के बदले इसे सारे जूठे बर्तन साफ करवाए जाए। बेचारे कमल जी ने भीगी आंखों से सबके झूठे बर्तन इकट्ठे किया और उन्हें साफ करने लगे। मजबूरी और किस्मत उनसे क्या करवा रही थी। आज बार बार उनकी आंखें भीग जा रही थी। तभी वही वेटर उनके पास आकर बोला, लाइए बाबूजी, मैं कर देता हूँ, आप मत कीजिए, मुझे माफ़ कर देना बाबूजी, मैं अपने मालिक के आगे कुछ नहीं बोल पाया, अब यह सजा भी मुझे ही भुगतनी दीजिए। कमल जी नम आंखों से बोले, बेटा तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, बल्कि तुमने तो इस बुढ़े का पेट ही भर कर के काम किया है, कोई पाप नहीं किया था। लेकिन फिर भी उस वेटर ने कमल जी को एक तरफ हटाया और सारे बर्तन साफ कर दिए। फिर कहा, बाबूजी अब आप घर जाइए, मैं मालिक को बोल दूंगा कि आपने सारा काम कर दिया है। कमल जी उस वेटर के सर पे हाथ रखकर बोले, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे और अपने जीवन में तुम इतनी तरक्की करो कि सब देखते रह जाए और पूरे शहर में तुम्हारा नाम रोशन हो जाए। यह वेटर को दोनों हाथों से खूब सारा आशीर्वाद देकर कमल जी अपनी भीगी आंखें लिए घर की तरफ चल दिए। कमल जी की हालत देखकर वेटर भी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे उन पर तरस आ रहा था मगर कुछ कर नहीं सकता था। वह घर पहुंचे तो बेटे ने दरवाजे पर कदम रखने ही नहीं दिया। दूर से ही आंखें दिखाकर बोला, खबरदार बाबूजी, अगर आपने इस घर में कदम रखा तो जाइए यहाँ से। तभी उसकी बहू मोनिका भी गुस्से में बोली, शर्म नहीं आई, इस बुढ़े को आज पूरे होटल में हमारा अपमान कर दिया। देखा था ना तुमने सुनील के सब लोग कैसे हमें खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। हम इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है, दफा हो जाइए। कमल जी हाथ जोड़ के बोले, पर बेटा मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे घर के कोने में ही जगह दे दो, वहीं पर रहूँगा, आखिर मेरी ज़िंदगी अब बची ही कितनी है, प्लीज़ मुझे घर में से मत निकालो। सुनील गुस्से में बोला, बाबूजी लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे, अभी बताता हूँ आपको। सुनील उन्हें घसीटते हुए घर के बाहर ले गया और वह मिन्नतें करते रहे। ज़बरदस्ती उन्हें गाड़ी में बैठाया और वहाँ से ले जाकर एक वृद्धाश्रम के गेट पे पटक दिया। लेकिन जिस वृद्धाश्रम में वो अपने बाबूजी को छोड़ने आया था उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। अगर सच्चाई उसके सामने अभी आ जाती तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती। रोते हुए कमल जी सुनील के आगे हाथ जोड़कर बोले, बेटा प्लीज़ ऐसा गरज मत कर, बेटा अपने बूढ़े बाप को इस तरह से यहाँ छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला किसके सहारे जीऊँगा, आखिर यहाँ मेरा कौन है, क्या तुम भूल गए हैं मैं तुम्हें अपने कंधे पे बैठाकर स्कूल छोड़ता था, तुम्हारे हर शौक पूरे करता था, अपने पैरों में चप्पल नहीं पहना, लेकिन तुम्हारे लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था, और आज तुम अपने बाप को घर से घसीट कर यहाँ वृद्धाश्रम ले आए सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर। नहीं बेटा, मेरे साथ ऐसा न्याय मत करो। कमल जी अपने बेटे सुनील से रो रो कर गुहार लगा रहे थे, लेकिन सुनील ने उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, बस बंद करो अपना ये नाटक और याद रखो, यहाँ नहीं रहोगे तो किसी दिन सड़क पे चलते हुए गाड़ियों के नीचे आ जाओगे और भूखे मरोगे, लेकिन अब मैं आपको अपने घर में नहीं ले जाऊंगा। अरे
आपके रहने से पूरे घर की शांति खत्म हो गई है। आपकी वजह से मैं अपने यार दोस्तों को घर में नहीं बुला पाता। ऊपर से मोनिका रोज रोज मुझे आपको लेकर अलग ही बातें सुनाती है। तो वो आपके लिए खाना नहीं बनाएगी, आपके गंदे कपड़े नहीं धोएगी। मैं तंग आ गया हूँ मैं इस रोज रोज की किचकिच से। और फिर वो कुछ भी गलत हो तो नहीं बोला, सब सही तो बोले कि आपकी सही जगह वृद्धा आश्रम है। अब आप इसी जगह घर में क्या करेंगे? अपनी ऐसी उम्र के लोग के बीच रहेंगे तो जी पाएंगे। मेरा बस चलता तो किसी रेलवे स्टेशन पे छोड़ता भीख मांगने के लिए। अब यह लो अपना सामान और चुपचाप से अंदर चले जाओ। कमल जी रोते हुए बोले, लेकिन बेटा यह शहर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इससे अच्छा तो तुम पुराने शहर में रह रहे थे। तुम ऐसा करो कि पुराने घर की चाबी मुझे दे दो, मैं वही रहकर किसी तरह अपना गुजारा कर लूँगा। सुनील हंसते हुए बोला, अरे बाबूजी किस घर की बात कर रहे हैं आप? भूल गए आपके अभी 2 महीने पहले जो आपने कागजों पर दस्तखत किया था वो उसी घर के बेचने के कागज थे और अब तो वो घर बिक चुका है। कमल जी गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने? वो घर बेच दिया और मुझे बताया तक नहीं। उस घर में तुम्हारी माँ की कितनी यादें थी, तुम्हें क्या हक था मुझसे वो घर छीनने का? तुमने धोखा किया है मेरे साथ। सुनील बोला, अरे बाबूजी आपकी उन यादों का क्या मैं अचार डालूंगा? अरे माँ के साथ तो यादें भी चली गई ना, और आज तो मुझे आपसे भी छुटकारा मिल गया। कमल जी खुद को संभाल कर बोले, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, ऐसा ही सही, मगर मेरी रिटायरमेंट के जो पैसे थे मैं वो निकाल लेता हूँ, उसे लेकर हरिद्वार चला जाऊँगा, वहीं रहूँगा, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस शहर में तो मैं किसी को जानता नहीं। सुनील हंसते हुए बोला, हाँ हाँ बाबूजी, आपको क्या लगता है घर आपके बिना बताए मैं बेच सकता हूँ? तो क्या आपके पैसे खर्च नहीं कर सकता? यह बात सुनकर कमल जी की आंखें हैरत से चौड़ी हो गई और वो बोले, ये क्या कह रहे हैं सुनील? सुनील ने कहा, सही सुना आपने। अरे इतनी बड़ी शहर में 3 कमरे का घर लिया है, महंगा फर्नीचर खरीदा है, तो पैसे भला कहाँ से आए? और मुझे नहीं लगता कि किसी गलत काम किया है मैंने, क्योंकि आपके बनने के बाद भी सारी संपत्ति मेरी ही होती। तो क्या हुआ अगर मैंने आपके जीते जी ले ली? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा आपको क्या पैसे ही चाहिए तो 1 मिनट रुको। सुनील ने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, यह लो, आज तक जो आपने मेरे लिए किया है उसका मुआवजा है। इससे ज़्यादा आप करेंगे भी क्या? बेशर्मी से इतना कहकर सुनील वहाँ से चला गया। कमल जी अपने बेटे को जाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने मुझे बेटा दिया? शायद मैंने कुछ पाप किया था जो यह बेटा मेरा है। खुद को किस्मत को कोसते हुए वह कमल जी आश्रम के दरवाजे पे जाकर गिर पड़े। बाहर से अचानक गिरने की आवाज़ से चौकीदार झांका तो उन्हें गिरा देखकर आश्रम के अंदर से लोगों को बुला लिया। तब तक सुनील की गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। सबने आश्रम के बाहर गेट के रजिस्टर पे जब देखा तो वहाँ बस कमल जी का नाम लिखा था, लेकिन पहुँचने वाले का कोई पता नहीं था। उन्हें आश्रम के अंदर ले जाया जाएगा। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि किसी सदमे की वजह से इनके शरीर के बाएं हिस्से में लकवा का अटैक हुआ है। काफ़ी वक्त बीत गया, डॉक्टर की इलाज चल रहा था और कमल जी अब बिस्तर पे ही रहती थे। बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द कह पाती थे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक रोज आश्रम के डॉक्टर अंकिता विदेश से वापस लौट कर आए तो इस आश्रम को चलाते थे। उसके आते ही आश्रम के रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम जब आप छुट्टी पर थी तब इस बीच में कोई आदमी अपने बूढ़े पिता को यहाँ छोड़ गया। उसकी हालत बहुत खराब थी और आज तक उनके देखने के लिए यहाँ न उनका हाल चाल पूछने के लिए कोई आया। परेशान है कि यह बूढ़े बाबा कुछ बताते ही नहीं। अब क्या करें? इतने दिन बिना किसी परिचय के कैसे किसी को यहाँ रख सकते हैं? कोई तो होना चाहिए ना उनकी गारंटी लेने वाला। अंकिता बोली, क्या अपने बूढ़े पिता को कोई यहाँ रात में छोड़ गया और खोज खबर भी लेने नहीं आया?
कैसे निर्दयी बच्चे होंगे इनके, जो अपने पिता को रात के अंधेरे में छोड़ गए। अब जब इंसान को बुढ़ापे में अपने बच्चों की ज़रूरत होती है तो कोई अपने माँ बाप से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। छी छी। वैसे उस बूढ़े बाबा ने कुछ बताया कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, जिससे कि उनका पता लगाया जा सके। रिसेप्शनिस्ट बोली, नहीं मैडम जी, हम सब ने बहुत कोशिश की कर ली, मगर बूढ़ी बाबा कुछ कहते ही नहीं है लकवे के कारण। वैसे भी साफ नहीं बोलते, बस कभी कभी मुंह से पवनी शब्द निकालते हैं, लेकिन हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। अंकिता बोले, बबनी। यह सब सुनते ही अंकिता के दिमाग में मानो किसी ने चोर की घंटी बजाई हो और उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं यह वो तो नहीं है। अंकिता बोली, कहाँ है वो, मुझे आओ बताओ कि किस रूम में उन्हें रखा है, जल्दी से मुझे ले चलो। अंकिता भागते हुए कमरों के बीच बनी गैलरी में इधर उधर उन्हें देखने ढूंढने लगी और जब उनके कमरे में वो उनके बेड के पास पहुंची तो सूखी लकड़ी जैसे कपड़े में लपटे हुए कमल जी पर जब उसकी नज़र पड़ी तो उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और उसके मुंह से निकला, यह तो वही है। पर इतनी जर्जर और बली-बूती हालत में रिसेप्शनिस्ट ने उनसे पूछा, इन्हें कुछ खाने को दिया है कि नहीं, इन्हें मूंग की दाल बहुत पसंद है, जल्दी से मूंग की दाल में गर्म रोटी भिगोकर मसल कर लेकर आओ। और यह क्या, इनको अभी तक ग्लूकोज भी नहीं चढ़ा है, जल्दी से ग्लूकोज चढ़ाओ ताकि थोड़ी ताकत मिले। पर अंकिता खाना लाती हुई उन्हें अपने हाथों से चम्मच से खिलाने लगी। उनकी आंखों में आंसू तैर गए और याद करने लगी वो दिन जब वो दूसरे शहर के अनाथ आश्रम में रहती थी और उसी के बगल में एक छोटा सा स्कूल था और वहीं एक बगल में घर में कमल जी अपनी पत्नी के विधा और अपने बेटे के साथ रहती थी। बेचारी किसी तरह अपने हाथों को जलाकर खाना बनाते और सुनील का पेट भरते थे और उसी स्कूल में चपरासी की नौकरी करती थी। एक रोज़ जब वो सुनील को लेकर घर जा रहे थे, सामने बुढ़िया के बाल बेचने वाला खड़ा था और सुनील उसे लेने की जिद कर रहा था और वही अंकिता आश्रम के गेट पे अकेले खड़ी चाही नज़रों से बुढ़िया के बाल देख रही थी। कमल जी को उस पर दया आई। उन्होंने 2 पैकेट बुढ़िया के बाल खरीदे, जिसमें से एक सुनील को दिया और दूसरा अंकिता को पकड़ा। लेकिन पहले तो अंकिता हिचकिचाने लगी, लेकिन फिर प्यार से दोबारा कहने पर उन्होंने कहा, ले बबूनी तू भी खा ले। सुनील गुस्से में बोला, बाबूजी आप तो मेरे बाबूजी हैं, तो फिर इसे क्यों दे रहे हैं, इसको इससे बाबूजी दिलाएंगे ना। तो कमल जी बोले, अरे बबुआ, जैसे तुम्हें भगवान ने बनाया वैसे ही इसे भी बनाया है। भगवान ने तुम्हारे देखभाल के लिए मुझे धरती पे भेजा है, लेकिन इस बच्चे के लिए शायद कोई नहीं आगे आया, इसलिए अब हम खिला देते हैं, अभी तो हमको भेजा है ना। सुनील कुछ न बोला और इसके बाद धीरे धीरे अंकिता और कमल जी का एक प्यारा सा रिश्ता बनने लगा। लेकिन उसके रिश्ते से सुनील कभी खुश नहीं होता था। उससे अंकिता को देखकर चिढ़ होती थी और वह अंकिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। कमल जी आश्रम के लोगों से कहकर कभी कभी अंकिता को अपने घर पे ले आते थे और अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाते थे। एक रोज़ कमल जी बोले, तुझे पता है अंकिता, हमारा बबुआ सुनील पढ़ लिख कर एक बड़ा इंजीनियर बनेगा, तुम क्या बनोगे बबुनी। अंकिता तुतलाई आवाज़ में बोली, बाबा मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। वे हंसकर बोली, अच्छा तो हमारी बबुनी डॉक्टर बनेगी, फिर जब हम बूढ़ी हो जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे तो हमें दवाई देगी ना हमारी प्यारी बबुनी। अंकिता तुतला कर बोलती, हाँ बाबा डॉक्टर बनूंगी और आपको दवाई भी दूंगी, पर मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी। कमल जी उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते, बेटा जब खूब मेहनत करोगी ना और अपने कक्षा में अव्वल आओगी तो डॉक्टर बन जाओगी। तुम डॉक्टर बनना और सुनील इंजीनियर बनेगा, फिर तुम मुझे दवाई देना और सुनील मेरी देखभाल करेगा। सुनील चिढ़कर बोलता है, नहीं बाबा, आप इससे ज़्यादा प्यार करते हो तो यही आपकी देखभाल करेगी। सुनील गुस्से में कहकर पैर पटकने लगता था तो कमल जी प्यार से समझाते, क्योंकि तब तो आखिर वो भी एक
बच्चा ही था। वक्त बीतने लगा। दिन दिन अंकिता होशियार होती रही। हर साल अपने कक्षा में अव्वल आने और शिक्षकों से शाबाशी मिलने से उसका हौसला बढ़ता गया और एक दिन डॉक्टर के लिए उसका चयन हो गया। वो दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाने लगी। उस रोज वो जाते हुए कमल जी से लिपट कर बहुत रोई और बोली, बाबा मैं रहने को अनाथ आश्रम में ज़रूर रहती थी, पर आपकी वजह से मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अनाथ हूँ। मुझे भी बाबा का प्यार मिला, लेकिन बाबा वहाँ मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। सुनील उससे बोला, आई बड़ी मेरे जैसे सब अनाथ बच्चे रहते हैं, वैसे ही रहोगे। और यह तुम्हारे पिता नहीं है, यह मेरे बाबूजी हैं। कमल जी बोले, सुनील बेटा तुम्हारे मन में अंकिता के लिए इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई। खैर छोड़ो बेटा, अंकिता अगर तुम यहाँ रहोगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी। बस थोड़े समय की बात है, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो हम सब एक साथ रहेंगे। भीगी आंखों से अंकिता ने बाबा से विदा ली। उसके बाद अपना डॉक्टर की पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो गई कि वहाँ आना जाना उसका कम हो गया। देखते ही देखते 4-5 साल गुजर गए। एक दिन उसे पता चला कि सुनील वहाँ का घर खाली करके बाबा के साथ गांव चला गया, तो उसे बहुत सदमा लगा कि 2 साल बाद जब उसे डॉक्टर की डिग्री मिली उसने बाबा को बहुत याद किया। अंकिता ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी उसके गांव का पता ठिकाना कुछ मालूम नहीं था, जिसके कारण वो फिर कभी बाबा से नहीं मिल पाई। अचानक से रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ से अपना अंकिता का ध्यान भंग हुआ। मैडम मैडम इन्होंने खा लिया है, अब आप इनके केबिन से जा सकती हैं। अब इन्हें मैं देख लूँगी। अंकिता बोली, आज इतने सालों बाद यह मेरे सामने इस हालत में। अंकिता बहुत दुखी थी और वो धीरे से कमल जी के कान के पास जाकर बोली, बाबा बाबा देखो, आपकी इच्छा थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं, देखो ना आपकी बबली डॉक्टर बन गई। अब मैं आपको दवाई दूंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अंकिता की आवाज़ से थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक चमक थी, पर तुरंत ही वो चमक गायब भी हो गई और वो बोला, तुम कौन हो बच्चे। मैंने पहचाना नहीं। मुश्किल से उसके मुंह से या कुछ आवाज़ निकली तो उसकी आंखों में आंसू बह निकले। अंकिता आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और सोचने लगी, बाबा कहते थे तुम किसी भी बड़ी हो जाओ, मैं भीड़ में भी तुम्हें पहचान लूँगा। मेरी याददाश्त इतनी तेज और आज बाबा मुझे पहचान नहीं पाए। अंकिता की आंखों में आंसू बहने लगे और वो उनका माथा सहलाती है। दूसरी नर्स आकर बोली, अरे मैडम आप क्यों रो रही हैं, क्या आप इन्हें जानती। अंकिता धीरे से बोली, हाँ जानती हूँ, इनका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पे। किसी अनाथ को दुनिया की भीड़ में जीना कैसे होता है यह मुझे इन्होंने सिखाया है। अंकिता ने खुद को संभाला और रिसेप्शनिस्ट से बोली, तुम उस फॉर्म पे इसके रिश्तेदार की जगह मेरा नाम लिख दो और इन्हें यहाँ से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दो और इन पे जो भी खर्चा आएगा मुझे बता देना। इतना कहकर वह रोते हुए वहाँ से चली गई। अंकिता उदास घर पहुँची तो उसके पति नवीन ने उन्हें रोने के कारण पूछा तो अंकिता ने रोते हुए सारी बात बताई और बोली, सुनील का स्वभाव बचपन से अच्छा नहीं था, शायद आज भी वो वैसा ही होगा, तभी तो बाबा को यहाँ छोड़कर चला गया। इसका मतलब वो इसी शहर में है। नवीन मैं उससे कभी माफ़ नहीं करूँगी। जो इंसान किसी अनाथ के लिए इतना सोच सकता है, सोचो अपने बेटे के लिए क्या कुछ किए होंगे। मैं उसे अपना भाई समझती थी, सोचती थी कभी मिले तो उसकी हर संभव मदद करूंगी, क्योंकि उसके बाबा ने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। नवीन ने कहा, पर रो मत, जो बेटा अपने पिता का ही सगा नहीं हुआ वो तुम जैसी अनाथ का कैसे हो सकता है। फिर भी तुम जो करना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन नवीन अंकिता के साथ वृद्धा आश्रम पहुँचा तो कमल जी को वहाँ देकर उसके पैरों तले जमीन सरक गई। केवल कुछ महीने पहले कमल जी ने उसे बड़े आदमी बनने का आशीर्वाद दिया था। यह वही वेटर था जिसने होटल में कमल जी को खाना खिलाया था। उसने सोचा शायद आज इन्हीं के आशीर्वाद के कारण वो इस लायक हुआ है कि उसके जैसे कितने ही लोग की
रोज़ मदद करता है। यहाँ तक कि उसने अपने शहर में अपना एक नया होटल तक खोल लिया। और तो अक्सर कमल जी को याद करता है। सोचा था कि कभी मिलेंगे तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन नहीं पता था कि वह बेचारे इस हालत में मिलेंगे। उन्हें देखकर उसकी आंखें भर आई। अंकिता को जब उसने सारा सच बताया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। अंकिता ने अस्पताल में बाबा के साथ एक वीडियो बनाई और उसमें सुनील के लिए एक संदेश भेजा। सुनील, शायद तुम्हें मैं याद नहीं, मैं वही अंकिता हूँ जो तुम्हारे घर के बगल वाले अनाथ आश्रम में बाबा की पत्नी हुआ करती थी। बाबा की सारी जिम्मेदारी मैं उठाना चाहती हूँ, बस तुम्हारे मंजूरी चाहिए। अगर तुम मुझसे मिल सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अंकिता ने जाल बिछाया और सुनील उसमें फंस गया। एक रोज सुनील की पत्नी बोली, सुनो जरा देखो तो यह ससुर जी के साथ लड़की कौन है जो आपका नाम लेकर आपको ढूंढ रही है। सुनील पहले तो कुछ घबराया, फिर अंकिता की बात सुनकर बोला, अच्छा तो यह सच में डॉक्टर बन गई। बाबूजी ने इस लड़की के लिए मुझ पर भी ध्यान नहीं दिया। वो तो मेरी किस्मत की ही कि मैं इंजीनियर बन गया। मोनिका बोली, जरा सोचो सुनील, ये इतनी बड़ी डॉक्टर है, हमारी कितनी मदद कर सकती है। और अच्छा है बाबूजी का सारा खर्चा उठा रही है। मैं तो कहती हूँ डॉक्टर जाकर उससे मिले और बाबूजी ने उसके लिए जो भी किया उसका मुआवजा ले। सुनील भी हवाई घोड़े पे सवार होकर पहुंच गया। अंकिता उसे देखकर बोली, तुम बिल्कुल नहीं बदले सुनील, आज भी तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा और जलन की भावना साफ दिखाई दे रही है। मुझे तुमसे बस एक ही शिकायत है कि तुमने बाबा के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। कमल जी ने जैसे सुनील को देखा उसके शरीर में हलचल होने लगी। अपना बोली, इतने दिनों से यह मरे इंसान की तरह पड़े थे और आज तुम्हें देखते इसके शरीर में जान आ गई और तुम एक हो जो इन्हें ऐसे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए। कोई अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सुनील बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने इन्हें छोड़कर गया था। तुम खुद कहती हो कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो करो इस बुढ़े की सेवा। मैं इस बुढ़े की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अंकिता सुनील को एक जोर का तमाचा लगाया और बोली, आज अपने पैरों पे खड़े हो गए तो यह इंसान तुम्हारे लिए लाचार हो गए। बेटा होकर तुमने उसके सारे पैसे हड़पे, उन्हें यहाँ तक छोड़ गए। उसके पास तो इतना था कि तुम उसकी जिंदगी जिम्मेदारी नहीं उठाते, तभी भी आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे। सुनील थकलाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो। मैंने धोखा किया है, यही सब सुनने के लिए तुमने यहाँ मुझे बुलाया है। और किया भी क्या, तो तुम क्या कर लोगे, तुम इनकी हो ही क्या। तभी नवीन वहाँ आया और बोला, भाई साहब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, परंतु पुलिस वाले और संस्था वाले आपके साथ कर सकते हैं, ये आप नहीं जानते। सुनील ने तुनकते हुए कहा, मेरे बाप की नेकी के बदले तुमने यह किया, तुम तो मेरे बाप की बेटी बनती थी ना। अंकिता बोली, सुनील मैंने तुम्हें यहाँ बाबा की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि यह बताने के लिए बुलाया कि जैसे आज तुमने अपने पिता के साथ गलत किया, वैसे ही कल तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ करेगा, क्योंकि वो क्या सारी दुनिया तुम्हें देख रही है। अंकिता कि इस सारे को समझकर सुनील ने पीछे मुड़कर देखा तो सारे मीडिया वाले सुनील को टीवी पर लाइव दिखा रहे थे। सारा नज़ारा समझकर सुनील ने झट से अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया। अंकिता बोली, आखिर बच्चे ऐसा कर्म ही क्यों करते हैं कि तुम्हें दुनिया के सामने चेहरा और अपना नाम छुपाने की ज़रूरत पड़े। अरे तुम क्या जानो सुनील, माँ बाप का होना क्या होता है। तुम्हारे पास बाबा तो थे, अरे हम जैसे अनाथ बच्चों से पूछो, यूँ तरसते हैं कि हमारा भी कोई अपना होता, किसी से कुछ रिश्ता होता। अंकिता के शब्द सुनील के हृदय को चीरते हुए उसकी नजरें नीचे झुका रही थी। वह बार बार कभी अपने चेहरे को तो कभी अपने कानों पर हाथ रख रहा था। अंकिता बोली, सुनील मैं तो तुम्हें बस यह संदेश देना चाहती थी कि आज तुम अपने माता पिता के सगे नहीं हुए तो कभी किसी बुरे वक्त में तुम्हारा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जो अपने माँ बाप का सगा न हुआ वो बेबी सास ससुर और बेटे का सगा कैसे हो सकता है।
माँ बाप का दिल दुखाने वाले भला कहाँ सुखी रह सकते हैं। अंकिता ने पुलिस के सामने कमल जी की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई और सुनील को हर रिश्ते से आज़ाद कर दिया। पिता के साथ धोखाधड़ी करने के कारण पुलिस सुनील को उठाकर ले गई और वह हालात में 6 महीने के लिए बंद हो गया। करीब 6 महीने बाद जब सुनील घर लौटकर आया तो हफ्तों तक सो नहीं पाया। दिन रात उसे अपने पिता का ख्याल आता रहा। अपने पिता के साथ किए गए बर्ताव के बुरे ख्याल उसे सोने ही नहीं देता था। आखिरकार एक दिन उसने अपने पिता की सारी संपत्ति वृद्धाश्रम के नाम करने का फैसला किया। मोनिका ने उसके इस फैसले पर गुस्से में बहुत हंगामा किया और उससे अलग होने की धमकी भी दे दी, मगर इतने लड़ाई झगड़े के भी भी सुनील अपने उसी निर्णय पर टिका रहा। यह कहकर कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा भी तुम्हें किसी वृद्धाश्रम में रात के अंधेरे में छोड़ रहा है। अब मैं अपनी मेहनत से अपना घर तैयार करूंगा। अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो ठीक, नहीं तो जा सकती हो। उधर अंकिता डटकर कमल जी की सेवा कर रही थी। एक रोज कमल जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे तो अंकिता बोली, बाबा आपने मुझे पहचाना, मैं आपकी बबलू हूँ जिसके लिए आप बुढ़िया के बाल लाते थे। कमल जी बोले, अरे बबलू इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई। पास खड़ा नवीन भी आगे आकर बोला, बाबा आपने मुझे नहीं पहचाना, आपके आशीर्वाद के कारण आज मैं बहुत बड़े होटल का मालिक हूँ और आप जानते हैं उस होटल का नाम मैंने कमल होटल रखा है जो आपके नाम से जाना चाहता है। कमल जी मुस्कुरा कर बोले, तुम दोनों सदा ऐसे ही तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद तो तुम हमेशा तुम दोनों के साथ है। बबनी मुझे जरा पानी पिला दो। जैसे अंकिता उन्हें पानी पिलाया और अपना हाथ उसके सीने पे रखा तो उन्होंने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस दिन अंकिता बहुत रोई और रोती रोती एक ही बात कहती, आज मैं पूरी तरह से अनाथ हो गई। पूरी दुनिया से मेरे एक भी बाबा थे, वह भी आज वहाँ चले गए। बाबा आप तो मुझे अनाथ कर गए। नवीन ने सुनील को फोन पर कमल जी की खबर दी तो सुनील आया और खूब बिलक बिलक कर रोया। कुछ देर में सुनील कमल जी के पास पहुंच गया था। बार बार माफ़ी मांगता सुनील रो रो कर कह रहा था कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दिया, एक बार तुम मुझसे मिल लेते, पुकार लेते, इतनी बड़ी सजा देकर क्यों चले गए। इतनी शो के बाद जब कमल जी के अंतिम संस्कार की सारी तैयारी कर ली, लेकिन सम्मुखीन देने की बारी आई तो सुनील अग्नि को अंकिता की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह अधिकार तो अंकिता का है, असल में तो वही बाबूजी की बेटी है, मैं इसके अधिकार नहीं छीन सकता। शायद इससे मेरे पापों का प्रायश्चित भी हो जाए। अंकिता की आंखों में आंसू बहने लगे और रोते हुए उसने कमल जी को मुआखिन दी। आज उसे लगा कि वो अब तक अनाथ नहीं थी, उसके अपने बाबा उसे छोड़कर गए हैं। सुनील ने कहा, अंकिता तुम चाहो तो आज से मुझसे रिश्ता निभा सकती हो। मैं तो बचपन से तुमसे नफरत करता रहा, लेकिन तुमने बेटी होने का धर्म निभाया है और बेटी होने का नहीं निभा सका। हो सके तो मुझे भाई होने का हक दे दो, शायद इससे मैं बाबा का खुश कर सकूं। अंकिता बाह फैला कर रोते हुए आगे बढ़ी तो सुनील ने उसे बहका कर सीने से लगा लिया और एक दूसरे का परिवार बन के रोए। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।